So good morning everyone. We were on our chapter 4 of history, which is the Central Islamic lands. Now we have done few classes, you can say, or few topics of this chapter. Now we should have just a very quick revision or review in the form of story of this chapter. नाउ इनिशियली हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था रोमन एम्पायर, उसके समवेयर नियर अबाउट वी हैड अ एरिया जिसको हम अरबिक एरिया कहते हैं, जिसपे कौन लोग रहते थे? ट्राइबल लोग रहते थे। ये ट्राइबल लोग वो थे जिनको कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ये वो लोग थे जो जिनके अलग अलग गॉड्स थे, अलग अलग गॉड्स में वो लोग बिलीव करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बोलेंगे ट्राइब था कुरैशा, वहां पे काबा था जिसको में लोग बिलीव करते थे और अपने अपने गॉड के आइडल रखते थे और एनुअली जाके वहां क्या करते थे? प्रे करते थे, जिसको हज बोलते थे। उसी ट्राइब में जन्म हुआ किसका? प्रॉफिट मोहम्मद का, जो कि एक ट्रेडर थे, मर्चेंट थे और अरब थे। अब क्या हुआ, उनको एक गॉड से क्या मिला? मैसेज मिला कि उनको अब से स्प्रेड करना है कि देयर इज ओनली वन रिलीजन एंड देयर इज ओनली वन गॉड, एक्चुअली अल्लाह, जिसमें सबको बिलीव करना चाहिए। और बहुत सारी कुछ इन्होंने पॉलिसीज बोली या मतलब रिचुअल्स बोले जो हर एक मुस्लिम को फॉलो करने चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। तो वो मक्का के थे, मक्का से वो मदीना की तरफ मूव किए। मदीना जो है वो उसके बाद इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया पॉलिटिकली, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो एरिया भी उनके अंदर आने लग गया। फिर हमने यही देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो गए, लोग उनको मानने लग गए। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस एरिया के, इनकी कम्युनिटी, यानी कौन सी कम्युनिटी, उम्मा में ज्वाइन होने लग गए, क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटी थी जो प्रॉस्पर हो रही थी, जो आपको कहीं ना कहीं गारंटी दे रही थी कि आपको काम मिलेगा, आपको खाना मिलेगा एंड आफ्टर लाइफ ऑल्सो जब जजमेंट डे आएगा उसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नाउ वी वर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमने किया था वो क्या था कि जब मोहम्मद की डेथ हुई फिर क्या हुआ, फिर एक नई चीज शुरू होगी जिसको हम बोलते हैं कैलिफेट। तो इसमें क्या हुआ, मोहम्मद की जब डेथ हुई तो ये नहीं पता चला कि अब नेक्स्ट प्रॉफिट कौन होगा या भाई नेक्स्ट कौन रिलीजियस या ये पॉलिटिकल हेड होगा इस एरिया का। तो सारी की सारी जो पावर है वो ट्रांसफर हो गई थी टू द होल कम्युनिटी, और हर ग्रुप जो मुस्लिम्स में चाहता था कि हम लोग इस चीज का, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हमारा ग्रुप पावरफुल हो जाए। तब इस टाइम पे एक नया इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं कैलिफेट, यानी कि कैलिफ को अपॉइंट करना, कहीं ना कहीं कैलिफ का जो पूरा सिस्टम है उसको। तो जो लीडर ऑफ कम्युनिटी है उनको बोला जाता था एल अल मुमिनिन, और जो डिप्यूटी है प्रॉफिट का, डिप्यूटी मतलब कि जो जिसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ने पावर दे रखी है टू रूल इन हिज पोजीशन, तो वो हो जाता है खलीफा इन हिंदी, या जो भी इनकी उर्दू अरबिक लैंग्वेज में, और इंग्लिश में हम उसको कैलिफ बोल देते हैं। कैलिफ के मेनली दो काम थे, एक तो पूरे उम्मा के ऊपर कंट्रोल रखना, क्योंकि वो दिन पे दिन क्या उम्मा की जो है ट्राइब है वो खुद इम्पोर्टेंट होना चाह रहे थे। नेक्स्ट था कि जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को या जो भी इस ग्रुप का पार्ट है उनके लिए रेज करना रिसोर्सेज, ताकि वो लोग आराम से लाइवलीहुड कर सके। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे जो ट्राइब्स है ना वो इस मेन उम्मा से ब्रेकअप होने लग गए। क्यों ब्रेकअप होने लग गए? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम भी क्या है अपना ओन इस्लामिक स्टेट जैसे बना के अपने प्रॉफिट्स बना लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे क्योंकि भाई हमारे प्रॉफिट होंगे इसलिए। बट फाइनली क्या हुआ, इन लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम किया जिससे कि ये चीज थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए। और ये कैसे हुआ, ये जो हर ग्रुप कोशिश कर रहा था अपने ओन प्रॉफिट इस्टेब्लिश करने की, और कोशिश कर रहा था उम्मा जैसा ही कुछ मतलब ये ग्रुप बना ले, उस चीज को कैसे हम बोलेंगे कंट्रोल किया गया, ये किया गया था बाय द फर्स्ट कैलिफ। जो फर्स्ट कैलिफ थे वो थे अबू बकर। उन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी जो रिवोल्ट है उनको सप्रेस किए बाय सीरीज ऑफ कैंपेन्स। सीरीज ऑफ कैंपेन्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, ये जो बीच में रिवोल्ट जैसा हो रहा था या लोग जो है
कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपने प्रॉफिट रेज करने की कोशिश कर रहे थे और ब्रेक अवे हो रहे थे मेन उमा से, ट्राइब से, उनको सप्रेस करके इसलिए इन्होंने सबसे पहले तो उनको कंट्रोल में लाए। फिर आए हमारे सेकंड कैलिफ। जो हमारे सेकंड कैलिफ थे वो थे उमर। अब ये जो उमर है ये इन लोगों ने, क्योंकि पहले उन्होंने अबू बकर ने क्या किया था, सारे जो इनके बीच में डिसइंटीग्रेशन हो रहा था या ब्रेकिंग अवे हो रहा था ट्राइब्स को, उसको कंट्रोल कर लिया। सेकंड कैलिफ ने अब सोचा यहाँ पे शांति, यहाँ पे कंट्रोल है, तो अब अपने क्या करते हैं, अपने एम्पायर को बढ़ाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एक्सटेंशन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी, जो अपनी रोमन एम्पायर के एंड के टाइम हमने पढ़ी थी, और सेसेनियन एम्पायर थी जो ईस्ट में थी, बाइजेंटाइन वेस्ट में और सेसेनियन ईस्ट में, इन दोनों को कॉन्कर करने की कोशिश की। और कैसे की, 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स किए इन्होंने बिटवीन 637 टू 642। और ये जो है इसके थ्रू जो अरब्स है उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, इन सबको क्या कर लिया, अंडर कंट्रोल ले लिया, अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट, अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीना। नाउ ये जो कैलिफ है इनको ये भी पता था कि उम्मा जो है इसको अब मेंटेन करना मॉडेस्ट इनकम, यानी थोड़ी सी इनकम जो ट्रेड और टैक्सेस है उससे पॉसिबल नहीं है। तभी इन्होंने ये रियलाइज किया था कि अगर हम एक्सपेडिशन करें और अपने एम्पायर को बढ़ाएं, तभी जाके क्या है, हम पावरफुल रहेंगे और हम लोग अपनी पूरी उम्मा को जो है, यानी पूरी कम्युनिटी को जो है कहीं ना कहीं अच्छी तरीके का लाइवलीहुड दे पाएंगे। इसीलिए इन्होंने बाइजेंटाइन और सेसेनियन एम्पायर पे कंट्रोल किया। और ये जो इन्होंने 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स किए, इसके थ्रू बहुत बड़ा एरिया जो है ये इनका फाइनली क्या आ गया, अंडर दी अरब्स। और इसके कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि ये इसलिए हुआ था कि ये जो बाइजेंटाइन और ये जो सेसेनियन एम्पायर है ना, इनमें कहीं ना कहीं वीकनेस थी। क्या वीकनेस थी, एक तो उनकी खुद ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। बाइजेंटाइन में क्रिश्चियनिटी थी और सेसेनियन में ज़ोरास्ट्रियन थी, जो कि एक एंशिएंट रिलीजन ऑफ ईरान है। पर ये लोग जो है, ये लोग आपस में ही, मतलब सेसेनियन वाले आपस में, बाइजेंटाइन वाले आपस में ये लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। और इनकी एरिस्टोक्रेसी भी क्या कर रही थी, इनकी एरिस्टोक्रेसी भी कहीं ना कहीं आपस में रिवोल्ट में लगी हुई थी। तो जब वो लोग आपस में ही रिवोल्ट में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली अरब्स ने इसका फायदा उठाया। और ये जो सेकंड कैलिफ है, इन्होंने कैंपेन किए और जिसके थ्रू इनके बोलेंगे इनके अंडर लार्ज पार्ट ऑफ द एरिया केम अंडर मदीना। और ये हुआ इसलिए कि ऑपोजिशन वाले वीक तो थे, क्योंकि वे आपस में वो लोग लड़ रहे थे। पर इसके साथ ये जो जब उमर ने उन पे अटैक किया था, तो उन्होंने ये भी देखा था कि मेरी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए और हमारे अंदर एक तरीके की इंटेंस फीलिंग होनी चाहिए फॉर आवर रिलीजन, बिकॉज वी वांट टू एक्सपैंड आवर रिलीजन आल्सो इन दीज एरियाज अलोंग विद आवर, यू कैन से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो जो सेकंड कैलिफ थे, उन्होंने काफी एरिया पे एक्सटेंशन बढ़ाया इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एम्पायर एंड आल्सो ऑब्वियसली धीरे धीरे रिलीजन। अब हम आ जाते हैं थर्ड कैलिफ पे। जो थर्ड कैलिफ थे अपने, जिनका नाम था उस्मान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक्सटेंड किया था कंट्रोल टिल सेंट्रल एशिया। अब मतलब जस्ट इमेजिन विद इन अ डेकेड ऑफ मोहम्मद, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के लगभग 10 इयर्स के बाद ही जो अरब इस्लामिक स्टेट है, इन्होंने कितनी टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, नाइल रिवर से लेके रिवर एक्सेस तक, मतलब बहुत दूर, बहुत मतलब एक्सटेंडेड एरिया था इनका। और ये जनरली वो एरिया है जिसमें अभी तक भी मुस्लिम रूल ही है। यू ऑलरेडी नो, ये जो इराक, ईरान एंड दीज, ये वाले जो एरिया है वहां पे मुस्लिम रूल ही है, बिकॉज दे आर द पीपल हु समवॉट ओरिजिनेटेड देयर एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू लिव देयर एंड फॉलो देयर रिलीजन एंड देयर कस्टम्स। अब जितनी भी कॉन्कर्ड प्रोविंसेस थी ना, कैलिफ्स ने वहां पे अब नया एडमिनिस्ट्रेटिव क्या किया, स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया। क्यों? क्योंकि भाई इतने एरिया अब उनके अंदर आ गए, तो इनको अच्छे से रूल भी तो करना है ना, ताकि इनके ऊपर पूरा कंट्रोल बना रहे। तो ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, इसमें इन लोगों ने अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया था। जैसे गवर्नर्स किया था, गवर्नर्स को बोलते थे आमिर। ट्राइबल चीफ्टन्स को किया था, जिनको बोलते थे अशरफ।
सेंट्रल ट्रेजरी जो थी इनकी, जिसका टर्म था बैटल माल, इसमें इनको टैक्सेस मिलते थे। कैसे? एक तो जो मुस्लिम्स टैक्सेस देते थे, इसके अलावा जो ये लोग रेड्स करते थे या अटैक करते थे, उससे जो इनको बूटी मिलती थी। बूटी क्या होती है कि वॉर करने के बाद जो आपको दूसरी साइड से जितना भी वेल्थ मिलता है वो सब जो है वो सारा इनकी ट्रेजरी में जाता था, जो था बैटल माल। अब जो कैलिफ के सोल्जर्स थे, जो ज्यादातर कौन थे? बेदुइन्स थे। बेदुइन्स हमने पहले भी पढ़ा था, ये लोग कौन थे? बेदुइन्स ट्राइबल लोग थे, नोमैडिक लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो जो कैलिफ के सोल्जर्स थे ना, वो ज्यादातर बेदुइन्स थे। ये कैंप में रहते थे डेजर्ट के एज की साइड, जैसे कि कूफा, बसरा, ये दो जगह के नाम हैं। अब ये कोशिश करते थे कि हम नेचुरल हैबिटेट के आसपास रहें, पर ये भी चाहते थे कि हम कैलिफ के आसपास रहें, क्योंकि जैसे ही कैलिफ हमें कमांड करेगा कि इस जगह पे अपने को चल के रेड करनी है, अटैक करना है, तो दे शुड बी रेडी टू गो। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ना तो मैसेज पहुंचने में और ना ही उनको वो कमांड फॉलो करने में। और जो रूलिंग क्लास है और सोल्जर्स है, उनको इसके बदले में क्या मिलता था? उनको शेयर मिलता था, एक तो बूटी में, मतलब यानी जो वॉर हुआ है वहां से जितना जो वेल्थ आया है उसमें। सेकेंडली दे ऑल्सो गॉट मंथली पेमेंट, मतलब समवॉट मंथली सैलरी इनको मिलती थी, जिसको बोलते थे एटा, एटीए। अब जो जितने भी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थे, उनको कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ राइट्स दिए थे। वो थे राइट टू प्रॉपर्टी, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई नहीं ले सकता है, और आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपनी फॉलो कर सकते हो, पर उसके लिए आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जिनको बोलते थे खरज और जिजिया। ठीक है, यानी जो नॉन मुस्लिम्स है वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर उनका राइट है, कोई नहीं ले सकता, और वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अगर वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस करे, जो थे खरज और जिजिया। अब ये जो नॉन मुस्लिम्स थे, कुछ जैसे ज्यूज और क्रिश्चियंस, उनको क्या करते थे? उनको भी बोला जाता था कि यू आर दी प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स, यानी जो कंट्री है, जो एरिया है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, और उनको फ्रीडम भी देते थे अगर उनको अपने कम्युनिटी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो। अब ये तो हो गई कि किस तरीके से वो लोग मेंटेन करते थे चीजें, पर इसमें और कुछ और चीजें जो हमें समझनी चाहिए, विच आर नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, आर की जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो रहा था और यूनिफिकेशन हो रहा था अरब का, ये इतना इजी नहीं था। जैसे आई एम टेलिंग यू कि पहले मोहम्मद के टाइम लोग फॉलो करने लग गए थे, फिर प्रॉब्लम हो गई थी, फिर फर्स्ट कैलिफ ने पहले ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को सप्रेस किया, सेकंड कैलिफ ने एक्सपैंड किया, थर्ड कैलिफ ने और एक्सपैंड किया, नए नए आइडियोलॉजीज, नई नई पॉलिसीज लाए। पर इतना आसान नहीं था जितना अपने बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल करना, मैनेज करना, और ये कोशिश करना कि जो उम्मा है उसकी यूनिटी को बनाए रखे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि जैसे ही कोई एम्पायर बड़ी होती है तो उनके इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। और मेनली कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए होती है? कि भाई किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफिस, किसको इम्पोर्टेंट ऑफिस मिला। ऑफिस मतलब जैसे अपने मिनिस्ट्री बोल सकते हैं। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो जेलेसी और वो फीलिंग्स आ जाती है कि भाई कैलिफ ने तो उसको इम्पोर्टेंट बना दिया, या उनको ज्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं। तो वो चीज जो इनको पूरी हर टाइम दिमाग में रखनी पड़ रही थी कि है ना, हमें कोशिश करना है कि जो उम्मा है उसकी यूनिटी को बनाए रखना, तभी अपना ये जो एक्सटेंशन है ये कंटिन्यू होगा। अब जो रूलिंग क्लास है ऑफ द अर्ली इस्लामिक स्टेट, वो ज्यादातर क्या ऐसे मान सकते हैं, ज्यादातर जो उसमें मेन ऑफिसर्स थे ना, वो अभी तक जो कुरैशा ट्राइब थे ना मक्का के, वही वाले लोग थे। मतलब स्टार्टिंग से वो इम्पोर्टेंट है, अभी तक वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो थर्ड कैलिफ है कहीं ना कहीं ये खुद भी वही थे, मतलब उसी ट्राइब के थे। तो ये सोचते थे अगर मैं अपने ही ट्राइब्समैन है, मेरे जो ट्रस्टेड मैन है, अगर इन्हीं को मैं पावर दूं तो क्या होगा? मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक तरीके की ये लोग मेरी तरफ हर समय लॉयल रहेंगे। तो अगर ये लोग हर समय मेरी तरफ लॉयल रहेंगे तो मुझे खतरा नहीं, आई डोंट हैव टू मतलब टेक टेंशन कि भाई कहीं कोई
देशद्रोह या ट्रेटर या हमारे बीच में कोई ऐसा ना निकल जाए जो हमारे अगेंस्ट ही है। तो इसीलिए वो ज्यादातर अपने ट्राइब के लोगों को ही रखता था। पर इसके कारण क्या हुआ कि ऐसे लग रहा था कि पूरा जो कैलिफ और जो रूल है उसमें मेन मैकेन्स का ज्यादा पावर है। तो जो बाकी ट्राइब वाले लोग थे उनको कहीं ना कहीं ऐसे लेफ्ट आउट लगता था, तो वो लोग धीरे धीरे है ना कॉन्फ्लिक्ट करने लगते थे, जिसके कारण इराक और इजिप्ट में जो है ऑपोजिशन होने लग गए थे, मदीना में भी हो गए थे। तो इतने ज्यादा ऑपोजिशन हो गए थे जिसके कारण क्या हुआ, जो कैलिफ थे उस्मान उनका असैसिनेशन हो गया। असैसिनेशन का मतलब होता है प्लान्ड मर्डर। तो प्लान मर्डर क्यों किया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये तो सिर्फ अपने ट्राइब को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने ट्राइब के लोगों को ही क्या कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंट ऑफिसेस दे रहे हैं। तो ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लोगों को इस मेन मिनिस्ट्री में डाल रहा था कि वो भाई मेरे भरोसे के लोग हैं, कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। पर जो दूसरे ग्रुप है उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये तो पार्शियलिटी है, फेवरेटिज्म है, we also want to get important, we are also somebody who deserve to get better offices। तो इन लोगों ने मिलके ऑपोजिशन की और फिर इन लोगों ने एक तरीके से प्लान मर्डर या जो हम बोलते हैं असैसिनेशन कर दिया था ऑफ द थर्ड कैलिफ हु वाज उस्मान। ठीक है, अब उस्मान की डेथ के बाद हमारे जो फोर्थ कैलिफ थे वो थे अली। जो फोर्थ कैलिफ थे अली, उनका पहले भी नाम आया था फर्स्ट कैलिफ के टाइम, लोग चाहते थे वो भी बने, तो पर ये जो है फाइनली फर्स्ट तो नहीं कैलिफ नहीं बन पाए, बट ही बिकेम दी फोर्थ कैलिफ। और हम ये देखेंगे कि मुस्लिम्स जो है इनके बीच में जैसे अली के बाद जो है कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ गए थे। क्यों? क्योंकि द रिफ्ट अमंग मुस्लिम्स डीपन आफ्टर अली फॉट 2 wars अगेंस्ट who represent the Meccan aristocracy। यानी अली ने क्या किया, अली ने जो मैकन एरिस्टोक्रेसी के लोग थे ना उनके अगेंस्ट 2 वॉर्स किए, क्योंकि वही लगा कि अभी जैसे उस्मान के अगेंस्ट ऐसा असैसिनेशन हुआ है और ये लोग अगेंस्ट हो रहे हैं, वैसे ही कहीं फोर्थ कैलिफ के अगेंस्ट ना हो जाए, तो इन्होंने 2 वॉर कर दिए थे अगेंस्ट मैकन एरिस्टोक्रेसी, यानी जो मैक्का के एरिस्टोक्रेसी लोग थे, इम्पोर्टेंट और रिच लोग थे उनके। नाउ जो अली के सपोर्टर्स और जो एनिमीज हैं, इसके कारण वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, सियास और सुन्नीस। जो उनके सपोर्टर्स थे उनको हम बोलते हैं सियास, और जो उनके एनिमीज थे उनको हम बोलते हैं सुन्नीस। ये डिवीजन इनके कारण ही बाद में होगा। अब अली जो है he now actually had, because people were against him, so what did he do, he first established himself at Kufa, एक एरिया जो वहां पे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, and defeated an army led by Muhammad's wife Aisha। now जो मोहम्मद की वाइफ थी आयशा, वो कहीं ना कहीं है ना इस चीज के खिलाफ थी। किस चीज के खिलाफ थी? कि जो अली है वो कैलिफ बन जाए। तो यहाँ पे एक वॉर हुआ था जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ कैमल 657 में एट कूफा, जहाँ पे अली ने डिफीट कर दिया था मोहम्मद की जो वाइफ है आयशा को। Now he was, however, not able to suppress the faction led by the Muwayya, a kinsman of Uthman and the governor of Syria। पर एक और इनके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हुआ था, जो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा ग्रुप आएगा, जिसमें से मेन थे मुवैया, जो कि किन्समैन यानी कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशंस थे इनके, मतलब कोई उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। किसकी? उस्मान की। उस्मान कौन थे? जो थर्ड कैलिफ थे, यानी उनके कोई रिलेटिव थे, उनके दूर के रिलेटिव। और ये जो है ये थे गवर्नर ऑफ सीरिया भी बनाया हुआ था उस्मान ने उनको, क्योंकि भाई वो उनके रिलेटिव थे और ट्रस्टेड पर्सन थे। तो वो अगेंस्ट थे अली के, और उन्होंने क्या, जब अली का सेकंड बैटल हुआ एट सिफिन, जो कि नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में है, इसमें फाइनली उन लोगों ने क्या किया, आपस में इस लड़ाई को एंड करने के लिए एक एग्रीमेंट किया, जिसमें इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉलोअर्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 पार्ट्स। कुछ जो है जो अली के लॉयल रहेंगे और बाकी जो है उनको बोलेंगे खरजीज। खरजीज वो होंगे जो कि अली के फॉलोअर नहीं है, और उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है ये फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद, ऐसे अपने आप को बोलते थे। अब
अब अंडरस्टैंड अगेन, एक तरीके से इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, अपना कंसेंसस नहीं हो रहा है, सेम बात पे हम लोग टिक नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। कुछ जो लोग अली के सपोर्टर है वो अली के सपोर्टर है, बाकी जो नहीं है वो खरजीज है, जो खुद को बोलते थे हम फॉलोअर ऑफ मोहम्मद है। अब ये जो खरजीज ऑब्वियसली इनको, ये लोग तो फॉलोअर थे नहीं अली के, कहीं ना कहीं ये तो अली के अगेंस्ट थे, तो इन लोगों ने क्या किया, अली को असैसिनेट कर दिया, ठीक है, यानी अगेन प्लान मर्डर ऑफ अली बाय खरजी एंड दैट टू इन अ मॉस्क एट कूफा। अब क्या हुआ, यानी एक मॉस्क कूफा जो है वहां पे इनको असैसिनेट मर्डर कर दिया गया, किसने किया था, खरजी ने। अब आफ्टर हिज डेथ his followers paid allegiance to his son Hussein, तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने सोचा कि अब जो है नेक्स्ट हुसैन बनने चाहिए, एंड हिज डिसेंडेंट्स। अब जो मुवैया है उन्होंने ये बोला कि मतलब ऑब्वियसली ही वाज द वन नाउ हु वांटेड टू बिकम द नेक्स्ट कैलिफ, सो ही मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट कैलिफ इन 661, और उन्होंने एक नई डायनेस्टी फॉर्म की, और ये जो नई डायनेस्टी है इसको हम बोलते हैं उमायद डायनेस्टी। जो उमायद डायनेस्टी है दिस वाज एक्चुअली फाउंडेड बाय मुवैया, ठीक है, और ये जो है डायनेस्टी इट लास्टेड टिल 750, और ये जो है बहुत सारे, जब उसके बाद सिविल वॉर्स होने लग गए तो ऐसा लगा कि जो अरब का डोमिनेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बट ऐसे भी लग रहा था कि ट्राइबल कॉन्करर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अटैक करके चीजों जो है ये जो नया ये जो डायनेस्टी इमर्ज हो रही है ये कहीं ना कहीं डाई ऑफ हो जाएगी या ब्रेक डाउन हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी, एंड इट विल स्लोली मे बी गिव वे टू सम अदर एम्पायर, या फिर बस था ऐसे लग रहा था कि ये जो है ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी क्योंकि सिविल वॉर हो रहे थे। बट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इनको कॉन्कर कर रहे थे वो भी मतलब कल्चर, सोफिस्टिकेटेड कल्चर डेवलप हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब समथिंग इज प्रॉब्लमैटिक। बट जो उमायद है जो कि प्रॉस्परस क्लैन ऑफ कुराशा ट्राइब था, इन्होंने हम देखेंगे आगे कंसोलिडेशन और स्ट्रेंथन अप किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, ये जो इस्लामिक लैंड का एक्सपेंशन है इसको ये और बढ़ाएंगे और ये इसको क्या करेंगे और पावरफुल पर बनाएंगे। So we will notice after this that how did the Umayyad develop the empire further और इसको डायनेस्टी की फॉर्म में कैसे रूल करेंगे। We will read about few important Umayyad rulers and how did they maintain, and जैसे उन्होंने कैसे पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए, कैसे उन्होंने एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की जिससे कि it can become, the impact can be more you can say progressive, prosperous, expand हो जाए, ज़्यादा powerful हो जाए, and this is what we will do in our next class. So basically if you again remember this table, we have done Prophet Muhammad, we have done the 4 caliphs, now we will be moving on to the Umayyad Caliphate, जो हम देखेंगे कि कैसे start हुआ था after the assassination of the 4th caliph, and what will their rule bring for us, and what will be the new things that will be introduced in their empire, and what will be the changes that we will see across in under these particular dynasty. Okay, so this is it for today, and I suppose everything is clear. We will meet in our next class and we'll continue with the chapter and move on with the other parts of the chapter. So meet you all in the next